हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप लोग हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर कर लीजिए, या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो आज आप सभी लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे तो क्या चीज़ होने वाला है। तो इसमें बिहार एसएससी इंटर लेवल जो 2023 का वैकेंसी आया है, उस वैकेंसी के लिए हमने सामान्य अध्ययन जीके एंड जीएस एमसीक्यू प्रश्न, ठीक है, एमसीक्यू प्रश्न जो बिहार पुलिस इंटर लेवल की वैकेंसी आई है उसके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। साथ ही साथ जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोग के लिए भी यह एमसीक्यू प्रश्न बहुत ही लाभदायक है। इसलिए आप लोग भी प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग इसको पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इसका प्रैक्टिस सेट 1 का भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ भी पा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। हाँ, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, बी 16 में, सी 19, डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी। मूल अधिकार भाग 3 में दिया गया है मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। यह कहाँ से लिया गया है मूल अधिकार? अमेरिका के संविधान से लिया गया। चलिए अगले का प्रश्न देखते हैं। अगले का प्रश्न है, कह रहे हैं निम्न कथन पर विचार करें। निम्न कथन पर विचार करें। कह रहे हैं राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष का आयु होना चाहिए। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति 2 वर्ष मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कौन सा उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ गलत चुनना है, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है ये चुनना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी गलत है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्य की आयु कम से कम 35 और राज्यसभा के सदस्यों का कम 35 होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति 2 वर्ष मुक्त नहीं हो जाते, ठीक है। कौन सा कथन गलत है? तो उपयुक्त सभी, ठीक है। 1, 2 और 1, 2 गलती, ठीक है। ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ठीक है, प्रति 2 वर्ष का होता है, ठीक है। और 2 नंबर में है राज्यसभा के सदस्यों कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये नहीं 35 में 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। 3 नंबर है धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक को अधिकतम राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए 14 दिन। ऑप्शन नंबर ए 14 दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय, ठीक है, या न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कब बन सकता है, उसके क्या होना चाहिए, ठीक है। ए में है भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्याय पद धारण होना चाहिए, या लगातार 10 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय का न्यायालय अध्यक्ष होना चाहिए, या उसकी आयु 35 वर्ष, ठीक है। तो 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इस 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल एक। वो भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्तीय आपात घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए, ठीक है। अगर वित्तीय आपात घोषित किया जाता है तो दोनों सदनों को कितने दिन का अनुमोदन होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 माह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 2 माह, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया, ठीक है। लोकसभा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कब लाया, भारत में पहली बार लोकसभा
केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1963 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1963 ईस्वी। अगर यह वीडियो इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग ये पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी कहा जाता है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है, किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 37, अनुच्छेद 37। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 37, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, ठीक है। इसका अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चिलया समिति, ठीक है। चिलया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, चिलया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1991। ऑप्शन नंबर बी 1991, ठीक है। इस आप लोग भी MCQ प्रश्न है, आप लोग भी इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोग लिखते रहिए, उसके बाद हम करेक्ट आंसर तो बता ही देंगे। चलिए अगले 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर पूछ रहा है निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से, ठीक है। निम्न में से कौन सा उत्पादन कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूरी क्रांति। ऑप्शन नंबर ए भूरी क्रांति करेक्ट आंसर है। चलिए 10वां क्वेश्चन है एक धन जो आसानी से निवेश में आता है, ठीक है। एक धन आसानी से विदेश में आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है, इसको क्या जाना जाता है, तो आप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हॉट मनी। इसको हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन 11वां प्रश्न है आपका गन्ने का उचित और प्राश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। जो गन्ना का उचित और प्रासंगिक मूल्य है, जो गन्ना हम लोग उत्पादन है उसमें मूल्य कौन प्रस्तावित करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक मामले में कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति इसका अनुमोदित करता है। अगला प्रश्न है आपका असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है, ठीक है। जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया तो उसमें कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है, उसका आपका आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सरकारी वाहनों से यात्रा पर पाबंदी लगाया गया था, ठीक है। उसमें सरकारी पदों पर त्याग कर दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर अपना पद भी त्याग दिए थे। विदेशी माल का भी बहिष्कार किया गया था। अदालतों का वकीलों द्वारा भी बहिष्कार किया गया था, लेकिन ये सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी नहीं लगाई थी, ये शामिल नहीं था उसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि दांडी मार्च, ठीक है। दांडी मार्च समाप्ति किस तिथि को हुई थी, ठीक है। दांडी मार्च किसके लिए अशोक द्वारा साबरमती आश्रम से द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। किस तिथि को समाप्त हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 6 अप्रैल 1930 इसी दिन भी नमक कानून तोड़ा गया था। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे कि गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, ठीक। जो गांधी जी का जीवन काल में निम्न में से किस घटना का कालक्रम सही नहीं है उसको सजाना, ठीक है। तो इसका देखिए चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को ये तो हुआ था, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में ये भी हुआ था। पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को ये भी हुआ था, ठीक है। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 में यही आपको गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। 23 मार्च 1942 ईस्वी यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आज़ाद हिंद फौज के साथ, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कौन से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था, ठीक। आज़ाद हिंद फौज का गठन जिस समय किया उसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस ने ही सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। कब किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 अक्टूबर 1993 ईस्वी। 21 अक्टूबर 1993 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया, ठीक। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया किस अधिनियम के द्वारा या किस नियम के द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1829 के अधिनियम 17 के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है
वो कह रहा है वहाबियों ने, ठीक, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। ठीक है, जिस समय वहाबी लोग था, वहाबी लोग का विद्रोह हुआ, उस समय कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल के काल में जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर जॉन लॉरेंस के, सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हुआ, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। ठीक है, जब त्रिपक्षीय संघर्ष युद्ध हुआ तो निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव वंश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अगला पर प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता शवों को दफनाने के अवशेष मिले, इसमें शवों को सिर के किस दिशा में रखे जाते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जब आदमी लोग मर जाते थे उसको शव को किस दिशा में, सिर को किस दिशा में रखे जाते थे। तो इसके आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, उत्तर दिशा में। ठीक, उत्तर दिशा में शव के सिर को दफनाया जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजन हो गया था। ठीक है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभाजन, बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध द्वारा संबंधित है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कहाँ तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। ठीक, प्रथम राजगीर, दूसरा वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र में। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट देखें, प्रथम पूछेगा तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर, प्रथम राजगीर, दूसरा वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र, चतुर्थ कश्मीर में हुई थी। ठीक, प्रथम अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय कलाशों के शासनकाल में, तृतीय नरसिंह में, चतुर्थ कनिष्क के शासनकाल में। ठीक, तृतीय अशोक के शासनकाल में, चतुर्थ कनिष्क के शासनकाल में थी, जो जम्मू कश्मीर में हुई थी। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति, महावीर स्वामी कैवल्य के लिए प्राप्ति किस नदी का है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, रिजु पालिका नदी के तट पर। आप लोग भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। जब पढ़ रहे हैं तो या अपना आंसर पहले कॉपी में लिख लीजिए, हम जो आंसर बना उस पर सही कर लीजिए। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, हाँ हमने इतना सही किया। चलिए अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय। ठीक, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है। ठीक, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है, इसका आंसर आप लोग कॉपी में जरूर लिखिए। और पूरा हम जितने आंसर आप लोग सही, लास्ट में वीडियो के अंत में आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जो दिया हमने इतना सही किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मखिल। ठीक है, मखिली पुत्र मखिल गोसाल। ठीक है, आजीवक संप्रदाय मखिल गोपाल। ठीक है, मखिली पुत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित कला का स्वर्णयुग काल कहा जाता है। ठीक है, किस मुगल शासन का स्थापित कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के शासनकाल में स्थापित कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर क्वेश्चन है मुगल काल में, ठीक है, मुहतसिब कौन था। मुगल काल में मुहतसिब कौन था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, आचरण अधिकारी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, आचरण अधिकारी। और अगला क्वेश्चन है दीवाने अर्ज। ठीक है, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है। मुगल काल में दीवाने अर्ज किस भाग से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, सैन्य विभाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, सैन्य विभाग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बसावन। ठीक है, बसावन एवं दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। बसावन एवं दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, अकबर के शासनकाल। ठीक है, अकबर के शासनकाल। अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। ठीक, उसने ही क्या बोलते हैं, उसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपका, 27वां प्रश्न है, इसको मिलान करना है। ठीक है, इसको मिलान करना है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इधर है परमाणु विद्युत गृह, इधर राज्य। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए
आपको जो सही सही है वो बता रहे हैं, आपको सही सही है वो बता रहा है। जो नौनौरा है, ठीक है, नौनौरा है उत्तर प्रदेश में, नौनौरा विद्युत विग्रह उत्तर प्रदेश, नौनौरा विद्युत विग्रह कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। काकापारा जो है गुजरात में, काकापारा गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडकुलन कर्नाटक, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक, यही सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है, ठीक है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है, ठीक। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया हमारे एशिया महाद्वीप के पूर्व में पड़ती है, ठीक है। चलिए 29वां प्रश्न है। 29वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, निम्न पूछ रहा है इसमें। 29वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न ये भी मिलान करने वाला है। निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता, ठीक है, निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब इसको मिलाना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे विटामिन B7 है, जो विटामिन B7 है इसका हो जाए बालों का झड़ना, विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना होता है, ठीक है। और विटामिन B12 की कमी से प्रकाशीय अरकता होता है, ठीक है। विटामिन सी, ठीक है, सी का हो जाएगा बांझपन उत्पन्न होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। और डी का हो जाएगा रक्त के विटामिन के, जो रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। अगले का प्रश्न देखते हैं, जो जूम कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तारों के मध्य जो दो तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैलेक्टिक इकाई, ऑप्शन नंबर सी गैलेक्टिक इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं की तुलना में बहुत अधिक होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णधाता, इसका ऑप्शन नंबर बी वर्णधाता करेक्ट आंसर है। अगले का प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है आपका, 33 नंबर प्रश्न है आपका, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन हो जाता है RBC को, हीमोग्लोबिन लाल रक्त में एक प्रोटीन है, यह इन्हीं में से किसका वहन करता है, ठीक है, किसका वहन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का वहन करता है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का वहन करता है। चलिए अगले 34वां प्रश्न है, कह रहा है किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान के बदलाव में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, गुप्त ऊष्मा, ठीक है, गुप्त ऊष्मा, इससे कैलोरी, जो गुप्त ऊष्मा कैसे मतलब कैलोरी है, ठीक। चलिए ऑप्शन अगले क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कोशिकांग, ठीक, अंगों में किस न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जीवधारा, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है। 36वां प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे जो विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 37वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 37वां नंबर प्रश्न कराएंगे सूची 1 को सूची 2 से मिला है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिला, सूची 1 यह होगा, सूची 2, ठीक है, ए भी दिया है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। 1 का 4, ठीक है, प्रतिरोध, देखिए इधर एथी दिया, इधर मात्रक दिया, ठीक, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, यहाँ ओम है, सॉरी, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम हो जाएगा, ठीक है। विद्युत प्रवाह, ठीक है, विद्युत प्रवाह का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, एम्पियर, विद्युत प्रवाह का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, विद्युत प्रवाह ऐसा ही मात्रक एम्पियर। बल का ऐसा ही मात्रक तो सब कुछ, तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और पावर का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुओं में, ठीक है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, धातुओं में सबसे कम घनत्व किसका है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिथियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिथियम, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, निम्न प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से आपका 3 जो कथन होगा गलती होगा, लेकिन एगो सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोतजार गुण होते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा 40वां नंबर प्रश्न है आपका। कह रहा है 40वां नंबर प्रश्न, किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से तय नहीं करता है। ठीक है, यानी किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से तत्व नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर तत्व का गुण निर्भर नहीं करता है। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या निर्भर करता है, न्यूट्रॉन की संख्या भी निर्भर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही 41 नंबर प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होना है। देखिए ये कह रहा है संगम है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, मैप से क्वेश्चन। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। जो देवप्रयाग है किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी अलकनंदा। ठीक, अलकनंदा और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किन नदियों के संगम भागीरथी अलकनंदा पर देवप्रयाग स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 42वां नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए कौन कौन है वो हम बताते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, देखिए 1 नंबर में गुजरात, 2 नंबर में गुजरात, 2 नंबर में राजस्थान, 3 नंबर में मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश के बीच मध्य प्रदेश से जुड़ा छत्तीसगढ़ और बिहार से जुड़ा झारखंड। तो ये 2 हो गया, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए 44वां नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है उसको चुनना है। ठीक है, इधर राष्ट्रीय उद्यान है, इधर राज्य है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सुमेलित नहीं है, कौन सा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, लेकिन बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चलिए 45वां नंबर प्रश्न है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलगुहास जो एक शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, गर्म महासागरीय जलधारा है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है आज का 46वां प्रश्न है, 46वां प्रश्न आपका लास्ट है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का दक्षिण गंगा की भारत का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो इसका आंसर कमेंट में जल्दी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, 47 आज का लास्ट प्रश्न है, 47वां प्रश्न है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर जो हमारा क्षेत्र है उसमें रिंग ऑफ फायर किस नाम के लिए जानता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी। तो चलिए अब आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 2, भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। 47वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। प्रशांत महासागर में जो रिंग ऑफ फायर होता है उसे भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिए, और हमारे पेज को भी आप फॉलो कर दिए। इस वीडियो का PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाकर इस वीडियो का PDF पा सकते हैं। और पहले का वीडियो पार्ट प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो का भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।